हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा, चाहे वो आपका एमआरएस है, चाहे एचटेट है, या फिर यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी। सब आप सभी जानते हैं कि सभी जो अभी टेस्ट है सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव आने लगे हैं। तो मैंने ये नोट्स इस तरह बनाए कि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। और जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप 90 68 68 इन नंबर पर संदेश भेजकर ये पीडीएफ मंगवा सकते हैं। पीडीएफ आपकी पेड रहेगी, लेकिन दोनों टीजीटी पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। मात्र और मात्र 300 रुपये इसका प्राइस है। ये अहोई व्रत के उपलक्ष्य में बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और लेकिन जो आपकी यूट्यूब पर क्लास निःशुल्क चलेगी, जिसको नहीं लेना है वो प्रतिदिन क्लास जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। किसी भी काल को जानने से पहले उस काल की पवित्रता जानना आवश्यक है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, जो मैंने 2 वीडियो डाली है वो आदिकाल की परिस्थितियां और भी डाली है। और ये देखो, ये मेरे नोट्स हैं। कोई और भी जैसे मैं बता रही हूँ कि एमआरएस में तो 4 नंबर का ही आएगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही ये कम नहीं है। यह काल युद्ध का काल था। यहाँ अधिकांश रचनाएं वीरस हैं, जिन्हें रासो साहित्य कहा गया। मतलब कि जो आपने देखा कि आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन्होंने वीर गाथा साहित्य सर्जन के नहीं, उस समय जो 12 रचनाएं हैं उनके आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। तो हालांकि कुछ जैसे बिचलदेव रासो उसमें संगारिकता ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेली संगारिकता ही नहीं है, कहीं वीरता भी है। जैसे युद्ध होंगे वहां वीरता तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये दोहा देखिए बिचलदेव रासो से लिया गया। 12 बरस ले कुकर जिए, तेरे ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीने को धिक्कार। मतलब उस समय के जो कवि थे ये प्रेरित करते थे, जो आप बोलते हैं ना मोटिवेट, वो करते थे। ये मोटिवेट करते रहते थे भाई, किनको? जो युवा थे उस समय, उनको प्रेरित करते रहते थे। देखो 12 बरस, यानी जो कुत्ता है वो क्या 12 साल जीता है, और सियार क्या है 13 साल जीता है। और जो क्षत्रिय है यानी जो सैनिक है वो 18 साल जीता है, और इससे ज्यादा जो जीता वो जिस जीवन को धिक्कार है। तो इतने बढ़ा चढ़ाकर इतना वर्णन किया गया है उस समय की लोग, जैसे युवाओं को जागरूक किया गया है कि इससे ज्यादा जीते तो आपका जीवन क्या है, धिक्कार है। आश्रय दाताओं का यशोगानी, दूसरा जो जिसकी विशेषताएं हैं, आदिकाल की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। पहला है वीर गाथा तो साहित्य सर्जन, दूसरा है आश्रयदाताओं का यशोगान। भाई जिसका खाए उसका गाए की प्रवृत्ति होती थी। जो होते थे कवि होते थे, जिन आश्रयदाताओं, जिन राजाओं के दरबार में रहते थे, उनकी वीरता का वर्णन करते रहते थे, चाहे कोई देशद्रोही हो। और फिर क्या, उनके बदले में उन्हें बहुत सारा धन मिलता था। जैसे बिहारी जयसिंह के दरबार में रहते थे, उनको एक मतलब दोहा लिखते थे तो एक सोने की मोहर मिलती थी। तो यहाँ देखिए, इस काल में रसों के अधिकांश रचनाकार चारण है, उन्हें धन लाभ के लिए अपने आश्रयदातों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। जैसे पृथ्वीराज रासो इसका उदाहरण। इस काल के कवि कलम और तलवार के धनी थे, जिसका खाना उसी का गाना। देशद्रोही जयचंद की वीरता का वर्णन है। मतलब कि ये कलम और तलवार के धनी कैसे थे? जैसे मान ली युद्ध का वर्णन है, युद्ध में जरूरत पड़ गई तो ये तलवार भी चलाते थे, और फिर वीरता के साथ साथ उस चीज को अनुभव करते थे और उसे अपने कलम के द्वारा लिखते थे। आपने जयचंद का नाम सुना होगा, जो कि देशद्रोही थे। ठीक है, लेकिन कवियों ने उस जयचंद देशद्रोही की वीरता का भी वर्णन किया है, क्योंकि भाई उनको तो धन की आवश्यकता तो थी, अपना परिवार चलाना होता था। तो ये देखा होगा, तो बढ़ा चढ़ाकर जो चीज अतिशोक्ति कह सकते हैं, अतिशोक्ति अलंकार का ही ज्यादा प्रयोग करते थे। अब राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना उस समय इतनी संकुचित होती थी, बिल्कुल सीमित होती थी।
ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल सीमित होती थी। अपने राज्य को ये लोग अपना राष्ट्र मानते थे। ये नहीं उस समय, अब तो क्या पूरे भारत को हम अपना देश से, पूरे देश को राष्ट्र समझते, उस समय ऐसा नहीं होता था। जहां तक उस राज्य की सीमा होती थी वहां तक इनकी सोच होती थी, वहां तक ये अपने युद्ध कर कर अपने राज्य को बढ़ाते रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया। उस राष्ट्र शब्द बहुत ही संकुचित था, यानी उस समय जो राष्ट्र शब्द था बहुत ही संकुचित था। राजाओं के लिए अपना अपना राज्य ही महत्वपूर्ण था। संपूर्ण भारत की चिंता किसी को नहीं थी, वे अपने राष्ट्र यानी अपने राज्य को ही अपना राष्ट्र समझते थे। आपसी एकता का अभाव था, यानी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्या है, उसका राज्य अपने राज्य में मिलाना, मतलब उस राज्य को हड़पना, ये उनकी विचारधारा होती थी, ये उनकी सोच होती थी। और ये अपने राज्य को, यानी अपने राज्य को और बड़ा करने में लगे रहते थे। इस प्रकार कहा जाता है कि देश में राष्ट्रीयता का अभाव था। तो ये प्रश्न बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि कौन सी आदिकाल की विशेषता नहीं थी, तो ये राष्ट्रीयता की भावना उस समय नहीं थी। तो ये आपके इसके साथ ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कर सकते हैं। सामान्य जनजीवन से अछूता काव्य, देखा होगा कि उस समय राजाओं की प्रशंसा करना, फिर राजाओं को धन देते थे, लेकिन सामान्य जो जनता थी, जो पिस रही थी गरीबी में, भूखमरी में, उसकी तरफ ये इनका कवियों का ध्यान ही नहीं जाता था। अगर उनके बारे में लिख देते तो राजा इनको बाहर निकाल दे, ठीक है, और ये निकलना नहीं चाहते थे। जैसे आज है, ये उस समय नहीं है, आज भी है। जैसे मीडिया वाले भुखमरी, बेरोजगारी, महामारी का वर्णन नहीं करेंगे, उसको नहीं दिखाएंगे, नेताओं की चापलूसी करेंगे और उनका चैनल खूब ग्रो करेगा। तो ये उस समय की समस्या नहीं, आज की भी ये समस्या है। आज भी भुखमरी, बेरोजगारी, महामारी, बीमारी ये नहीं दिखाई जाती है। सामान्य जनता का ध्यान किसी की तरफ नहीं, क्योंकि सामान्य जनता क्या, इनको पैसे देने वाली है। जो इनको पैसे वहां उस समय राजाओं के पास मिलते थे, आज इनको नेताओं के पास मिलते हैं। धार्मिक व लौकिक साहित्य, देखो अगर धर्म की मैं बात करूं तो धर्म आज भी है और कल भी रहेगा और हमेशा से ही रहा है और रहेगा। क्योंकि धर्म क्या है, बहुत सारे आस्तिक लोग हैं, बहुत नास्तिक है, ठीक है। तो धर्म के नाम पर आज भी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। और ये नेता नहीं चाहते कि तुम पढ़ लिख कर कोई बड़े पद पर जाओ, या तुम्हें ये ज्ञान हो कि तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, ये आपको आटा फ्री दे देंगे, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें, आपको कपड़े दे देंगे, लेकिन आपको ये शिक्षा फ्री नहीं देंगे। आपने शिक्षा पर जीएसटी देखा होगा, सबसे ज्यादा जीएसटी जो शिक्षा पर है। तो वही बात उस समय भी होती थी। उस समय क्या हो, धार्मिक का बहुत बोलबाला था। लोग इस काल में वीर रासों के साथ धार्मिक साहित्य, लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में सर्जन हुआ। जैसे ढोला मारूला दुआ, क्या इसमें क्या है, धार्मिक ये काव्य आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ा ये देखें। तो पहले हमने क्या लिखा कि आदिकाल की विशेषताएं, तो किसी भी काल को जानने के लिए उस काल की विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी काल है, ठीक है। पहले वीर गाथात्म काल यानी वीरता का काव्य लिखा गया। जैसे 12 जो प्रमाणिक रचनाएं हैं जो वीरता से हैं, उन्हीं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। और बिसल देव रासो का भी ये दोहा लिया कि 12 बरस लो क्यों कर जिए तेरे जीव सियार बरस 18 छत्रे जीव आगे जीने को अधिकार। ये जगने की ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछी गई है और मुझे लगता है आप सभी को याद भी होगी ये, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो याद जरूर कर लें। आश्रयदाताओं का मतलब यशोगान, जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी का यशोगान करते थे। यहाँ तक कि देशद्रोही जयचंद की वीरता का वर्णन भी किया गया है। ये कवि कलम और तलवार के धनी थे, ठीक है। राष्ट्रीयता की अभाव, ये इस समय का राष्ट्र बड़ा संकुचित था, अपने राज्य को ही अपना राष्ट्र समझते थे। ये भारत शब्द से अनजान थे, ये नहीं कि अनजान मतलब कि उससे किसी को लेना देना नहीं था, तभी तो हमारा देश गुलाम हुआ। सामान्य जनजीवन से अछूता मतलब सामान्य जनता का से कोई लेना देना नहीं था, इनको कोई सामान्य जनता को इन्होंने नहीं दिखाया अपने जो है नेताओं इसमें माफ कीजिए साहित्य में। ये क्या राजाओं की ही प्रशंसा में लगे रहते थे। धार्मिक एवं लौकिक साहित्य, उस समय क्या है धार्मिक और लौकिक साहित्य भी लिखे गए। डोला मारुआ दोहा, वसंत विलास इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद हम संदिग्ध रचनाओं का काल ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये नोट्स आप ध्यान से देखें,
उसके बाद हम अमीर खुसरो पढ़ेंगे, अमीर खुसरो के बाद हम विद्यापति पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो ये जो हमारे नोट्स हैं, आदिकाल का फिर नामकरण, आप कहोगे नामकरण, मैं वो नामकरण करवाऊंगी जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए क्रमबद्ध, तो इतने सस्ते हैं, मतलब कि ये लगा लो कि ये 300 रुपए में कोई आपको बुक भी नहीं देगा और इतनी मेहनत के साथ, जिसमें आपके दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी, और टीजीटी पीजीटी। और ये सिर्फ एमआरएस के लिए नहीं, एचटेट D++ भी सभी परीक्षाओं की को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने जो पढ़ा ये आपको सभी पता है कि कॉमन पेपर, कॉमन जो क्वेश्चन है सभी परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं आपकी तैयारी इस प्रकार से करवाऊंगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की नहीं, उसमें आप सब्जेक्टिव भी लिख पाएंगे। आपको अलग से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बुक नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।